Hello guys, I'm Sruchi Singh. I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट लूसेंट का. आई होप कि पिछले जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं इसके रिगार्डिंग वो आपके क्लियर होंगे और ये हमारा 5th पार्ट होगा. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ बायोलॉजिकल टर्म्स के बारे में हम लोगों ने देखा था. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वॉट इज़ लिविंग, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक था. थर्ड टॉपिक में वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फोर्थ पार्ट जो कि हमारा 5th पार्ट में कंसिस्ट करेगा, डैट इज़ स्टडी ऑफ सेल. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली साइटोलॉजी के बारे में. तो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं. चूँकि ये लूसेंट का कंप्लीट एनालिसिस है तो आपके कोई भी टर्म्स मिस नहीं हो जाए, इस वजह से जो भी मैंने बुक का मटेरियल है वो डायरेक्टली आपको पिक के फॉर्म में अपलोड करके ही एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आपका मिस नहीं हो जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, डैट इज़ स्टडी ऑफ सेल, जिसको कि हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं. एंड यहीं से हमारा वीडियो स्टार्ट भी होता है. डैट इज़ फर्स्ट लाइन है हमारा, डैट इज़ स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी. सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं. आगे बढ़ेंगे. सेल को अगर डिफाइन करने की बात आती है तो सेल हमारा है क्या, तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को ही हम लोग सेल कहते हैं. सेल का एक कंप्लीट वीडियो जो कि स्टैंडर्ड 9th में हमें पढ़ना होता है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. चूँकि ये हमारा कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बनाया गया वीडियो, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में किसी भी टॉपिक को या टर्म को डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे और कोई भी पॉइंट हम लोग मिस भी नहीं करेंगे, चाहे वो बेसिक से हमारा कितना भी एडवांस लेवल का हो. तो सबसे पहले सेल की अगर बात की जाए तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. मतलब स्ट्रक्चरल मतलब ये हमारे संरचनाएं जो भी हैं उसका ये आधारभूत है, और ये फंक्शनल यूनिट भी है. फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब है कि एक सेल भी हमारा कैपेबल होता है लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए. मतलब हर एक सेल एक अपना खुद का अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है. द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट coined by British scientist Robert Hooke in the year 1665. ये जो हमारा वर्ड है सेल, इसको सबसे पहली बार ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा कॉइंड किया गया था 1665 में, डैट इज 1665 में, और ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक. आगे बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है. तो अगर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की तो स्मॉलेस्ट सेल है जो वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम. Mycoplasma gallysepticum is the smallest cell. Whereas if we talk about the longest cell in human body, अगर human body में सबसे लंबे सेल की बात करें, बड़े सेल की बात करें तो that is न्यूरॉन. आगे बढ़ेंगे और देखेंगे the biggest cell is egg of ostrich. अभी तक हम लोगों ने देखा स्मॉलेस्ट सेल जो कि हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है. लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो that is न्यूरॉन, और अगर बिगेस्ट सेल की बात करें तो डैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ये वन लाइनर टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम्स में. आगे बढ़ेंगे. स्क्लेडन एंड स्वान एस्टेब्लिश सेल थ्योरी इन द ईयर 1838-39. जो हमारा सेल थ्योरी है वो दिया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा, स्क्लेडन एंड स्वान के द्वारा. कब? 1838-39 में. आगे देखेंगे. जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट विसमैन. जर्म प्लाज्म की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है हमारा ऑगस्ट विसमैन के द्वारा. अब अगर बात करें थोड़ी सी हम लोग जर्म प्लाज्म के बारे में, तो ये जर्म प्लाज्म क्या है, तो जर्म प्लाज्म को अगर सिंपल फॉर्म में आप कहना चाहें या समझना चाहें तो जर्म प्लाज्म मतलब होता है कि इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पीशीज जेनेटिक मेकअप. किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप कैसे होंगे उसका ये इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है. या फिर अगर सरल भाषा में कही जाए तो ये हमारा लिविंग टिश्यूज़ होता है जिससे कि कोई भी न्यू प्लांट्स ग्रो किया जा सकता है. ये हमारा एक छोटा सा सीड हो सकता है या फिर कोई भी प्लांट का पार्ट, फॉर एग्जांपल हमारा लीफ, स्टेम का पीस, पोलन ग्रेन, या इवन के हमारे कुछ फ्यू सेल्स भी हो सकते हैं जो कि हम लोग जिनको होल प्लांट में तब्दील कर सकें. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन फीचर्स ऑफ द सेल थ्योरी. अभी मैंने बात की सेल थ्योरी की. सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, स्क्लेडन एंड स्वान के द्वारा. कौन से ईयर में? 1838-39 में. अब अगर बात करेंगे कि मेन फीचर्स क्या थे सेल थ्योरी के, तो एक एक करके देखेंगे हम लोग सारे फीचर्स को. तो बेसिकली सेल थ्योरी हमें बताता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल, वो सभी बने हुए हैं सेल के. ये पहला फीचर है सेल थ्योरी का.
दूसरी फीचर की अगर बात करें, बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल। तो ये भी हमें यही कहता है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स की जो शरीर है वो बनी हुई है सेल की। तीसरा पॉइंट है, ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक जो सेल है वो एग्जिस्ट करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कि इस सेल को बनने के लिए इस सेल का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो डैट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है सिंगल सेल से। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स सेल थ्योरी के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड डैट इज सेल्स एंड इट्स काइंड। सेल्स के काइंड की अगर बात करें, कितने प्रकार के सेल्स होते हैं उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। बेसिकली सेल्स को दो भागों में बांटा गया, डैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक एक करके देखेंगे। प्रोकैरियोटिक, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? These are primitive cell having three basic structure of typical cell but lack nuclear membrane। ये primitive cells होते हैं, मतलब अर्ली स्टेजेस में अर्लियर जो सेल पाए जाते थे वो इस तरह के होते थे, उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रिमिटिव मतलब एंशिएंट, अर्लियर, जिनके की 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सेल के, ठीक है, बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव इन नेचर और इसके 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सेल के जो, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियर मटीरियल इज प्रेजेंट इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियड। अगर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इट मीन्स कि हमारा सपोज डैट कि ये हमारा एक सेल हो गया, इसके सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस को कवर करता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, विच मीन्स कि जितने भी हमारे न्यूक्लियर मटेरियल हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में ही कहीं प्रेजेंट होंगे। अब ये जब साइटोप्लाज्म में हमारे कहीं भी प्रेजेंट होंगे तो उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ पे ये साइटोप्लाज्म में हमारा प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोइड। क्लियर है? न्यूक्लियोइड मतलब क्या हो गया? वेल डेवलप्ड अगर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम लोग इसको रेफर करते हैं न्यूक्लियोइड से। नेक्स्ट पॉइंट, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज एक्सेट्रा। पहला बात, प्रोकैरियोटिक सेल का ये प्रिमिटिव नेचर का होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियर मटीरियल इसमें साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे और उस रीजन को हम लोग उस प्लेस को न्यूक्लियोइड कहेंगे। नेक्स्ट बात करें अगर पॉइंट की, तो इसमें जितने भी हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं और मैं यहाँ भी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। ये हमारे ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपना एक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं, या यूँ कहें कि इनके डेफिनेट फंक्शंस होते हैं, तो ये इसमें एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, ये सारे हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि मैंने सेल चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के, तो ये हमारे हो गए वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे कुछ हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज 0। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर 0 होता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज। सबसे छोटा या सबसे सूक्ष्म जो हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारा होता है माइकोप्लाज्मा। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। स्मॉलेस्ट सेल हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का न्यूरॉन होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा है। स्मॉलेस्ट सेल में भी मैंने इसका जिक्र किया था, डैट इज स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, PPLO भी इसे बोलते हैं। इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। अगर बात करेंगे हम लोग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की, मतलब कि वैसे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, उनके अंदर जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे अपने सेकेंड काइंड ऑफ सेल, दैट इज यूकैरियोटिक सेल के बारे में. दीज आर कंप्लीट सेल विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज यू एंड कैरियन. अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यू मतलब होता है ट्रू एंड कैरियन यहाँ पे डिनोट करता है हमारे न्यूक्लियस को. तो अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो ये हमारे कंप्लीट सेल होते हैं. कंप्लीट सेल कहने का मतलब है इट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एज वेल एज न्यूक्लियस. इसमें हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनेलीज में एक मेम्ब्रेन का, एक झिल्ली का, एक परत का कवरिंग होता है. एंड न्यूक्लियस. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव यूकैरियोटिक सेल. जितने भी हमारे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, ये सब के जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. मतलब कहने का है कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल हैव यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं. द बिगेस्ट सेल, sorry to say, the biggest single celled organism is Acetabularia. अगर हम लोग बात करें सबसे बड़े और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की तो डैट इज Acetabularia. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन. अब चूंकि प्रोकैरियोटिक में तो हमारा न्यूक्लियस था नहीं, वहाँ पे न्यूक्लियोइड्स थे जो डॉट डॉट प्रेजेंट थे किसी भी साइटोप्लाज्मिक रीजन में, कहीं पे भी साइटोप्लाज्म के रीजन में. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे न्यूक्लियस होते हैं और वो कंटेन करते हैं हमारे क्रोमैटिन. और ये क्रोमैटिन क्या होता है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं डीएनए और प्रोटीन की, जो कि हमारा क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स. आगे पढ़ेंगे. न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो ये हमारा एक सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और इसके अंदर जो हमारे प्रेजेंट्स होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं. तो यूकैरियोटिक सेल्स में ना सिर्फ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बल्कि न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है. तो ये थी कुछ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बातें. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यहाँ पे समराइज किया गया है कि क्या क्या डिफरेंसेस बेसिकली पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में. तो फर्स्ट डिफरेंस देखेंगे हम लोग. प्रोकैरियोट्स, साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल. सेल का जो साइज होता है वो आमतौर पे छोटा होता है. साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. लेकिन वहीं पे अगर बात करें यूकैरियोट्स की तो इसका सेल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है. प्रोकैरियोट्स में हमारे न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, मैंने पहले ही बताया, और यूकैरियोट्स में हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक्स के केस में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं जो कि सर्कुलर इन शेप होते हैं, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट यूकैरियोट्स इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम. यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है. प्रोकैरियोट्स में हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड. प्रोकैरियोट्स के केस में सेल डिवीजन जो होता है वो हमारा फिजन और बडिंग के प्रोसेस से होता है. फिजन और बडिंग क्या होता है मैंने ये भी आपको बताया. फिजन मतलब कि कोई भी प्लांट का एक पार्ट टूट गया और वहाँ से हमारे नेक्स्ट प्लांट का ग्रोथ हो गया. वेयर एज अगर बडिंग की बात करें तो बडिंग में हमारा प्लांट में एक बर्ड निकल जाता है और वो बर्ड फिर ग्रो करके नीचे फॉल करता है और सॉइल से वो फिर से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है. वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट सेल डिविजन टेक्स प्लेस इन माइटोसिस एंड म्योसिस. अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे जो सेल डिविजन है वो हमारा कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस एंड म्योसिस. माइटोसिस एंड म्योसिस डिटेल में एक्सप्लेन्ड है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में. अब हम लोग बात करेंगे किसी भी एक टिपिकल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि वो कैसा दिखता है, उसके संरचनाएं कैसी होती हैं. अ सेल हैव फॉलोइंग स्ट्रक्चर. किसी भी बेसिक टिपिकल सेल की अगर देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इट कंटेन सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. अब ये तीनों क्या होते हैं एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की. इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल. ये जो हमारा सेल वॉल है, ये स्ट्रक्चर जो सेल वॉल जिसे हम लोगों ने नाम दिया है, ये हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है. ठीक है, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते. ये इसका फंक्शन क्या होता है, देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज, अगर इसकी फंक्शंस की बात करें तो इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल.
किसी भी सेल को उसका आकार और उसे रिजिड बनाने में ये हेल्प करता है। अब इसके ये किस टाइप का होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन प्लांट सेल देयर इज अ रिजिड सेल वॉल विच इज नॉन लिविंग। ये जो सेल वॉल होता है वो नॉन लिविंग होता है और फ्रीली परमिएबल होता है। नॉन लिविंग कहने का मतलब कि ये जीवित नहीं होता है, और फ्रीली परमिएबल का मतलब कि इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंसेस पास कर सकते हैं। सिलेक्टिव परमिएबल में मैंने आपको बताया था कि ओनली सिलेक्टेड मटेरियल्स कैन पास थ्रू इट, लेकिन फ्रीली परमिएबल मतलब हो गया कि कोई भी सब्सटेंसेस इन और आउट कर सकते हैं। ये हमारे बने होते हैं सेल्यूलोज या काइटिन की। काइटिन हमारा एक्सोस्केलेटन्स में प्रेजेंट होता है, हार्ड होता है थोड़ा सब्सटेंस। अब बात करेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। हमारा जो सेल वॉल होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है, वो हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। आगे बढ़ेंगे और दूसरे सेल स्ट्रक्चर को देखेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा लेमा हो गया। इट फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। जिस तरीके से प्लांट सेल में हमारा सेल वॉल था, उसी तरीके से एनिमल सेल में हमारा ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इन प्लांट सेल इट इज फाउंड विद इन सेल वॉल। और सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, बट सेल मेम्ब्रेन हमारे दोनों में पाए जाएंगे। विद इन सेल वॉल हमारा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है प्लांट में भी। अब बात करेंगे ये कैसा होता है। इट इज थिन, इलास्टिक, लिविंग, डबल लेयर परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारा थिन होता है, मतलब काफ़ी पतला होता है, इलास्टिक होता है, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, लिविंग होता है और डबल लेयर होता है, और ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब कि इसके थ्रू भी सब्सटेंसेस इन एंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये बना किस चीज़ का होता है, तो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस की, कि हमारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या होता है। तो ये हमारा रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अंदर या बाहर जो हमारे सब मॉलिक्यूल्स करेंगे, वो उनको ये मेंटेन करता है, उसको ये रेगुलेट करता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो जितने भी हमारे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। द नेम प्रोटोप्लाज्म इज गिवन बाय पुरकिंजी इन 1839। और ये जो हमारा नेम है प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा टर्म है, ये सबसे पहले पुरकिंजी के द्वारा दिया गया था। कब? 1839 में। Protoplasm is made up of various chemical substances like water, iron, salt and organic molecule. प्रोटोप्लाज्म हमारा बना होता है अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस से। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, आयंस हो गए, सॉल्ट हो गया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ सेल, और ये हमारे सेल का लिविंग पार्ट होता है। फर्दर प्रोटोप्लाज्म को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, डेट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम लोग नेक्स्ट अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने जितने भी आपको टर्म्स अभी तक बताए हैं या जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। बहुत ही ईजी है और ये बेसिक्स है, ये तो सबको आना ही चाहिए, जो भी हमारे बायो के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जिनका बायो नहीं है उनका भी, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। This is it for today. I hope you all like this initiative of mine. So keep loving and keep supporting. See you soon in my next video. Till that time, keep watching all your bio lectures on my YouTube channel. Thank you. Have a great day ahead.